सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू और अभी इन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में महिलाओं की 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उनके लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई चानू ने टोटल 191 किलोग्राम का भार उठा करके गोल्ड जीता। और पिछले साल जो ओलंपिक टूर्नामेंट हुए थे उसके बाद ये उनका पहला टूर्नामेंट है। पिछले साल कौन से? टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा, मीराबाई चानू का नाम अभी दो कारण से और न्यूज में था। ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये, एक तो एमवे इंडिया की और एक अडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अब वेटलिफ्टिंग से आपको याद आएगा, एक तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, तो आंसर होगा सहदेव यादव। और दिसंबर के महीने में हमने पढ़ा था ताशकंद में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हुई थी, उसमें संकेत महादेव सागर ने गोल्ड जीता था। याद होगा आपको इनका नाम। चलो बताओ, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन थे? तो आंसर होगा लॉरेल हबर्ड। मैं इनका नाम आपको क्यों बता रहा हूं यहां पे? क्योंकि ये भी एक वेट लिफ्टर ही हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी एक वेट लिफ्टर ही थी। सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। चलो एक लास्ट प्रश्न का उत्तर दे दो, स्टैटिक प्रश्न पूछूंगा। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। सर्बानंदा सोनोवाल की बात करते हैं। कौन सा मंत्रालय इनके पास है? एक तो जहाज मंत्रालय यानी कि शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास है और आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और अभी इन्होंने ही विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन या इंग्लिश में आप बोल दीजिए ड्रेजिंग म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या होगा? तो पुरानी पुरानी जो समुद्री संरचनाएं हैं, समुद्र के अंदर जो मशीनें जाती है, जैसे कि साफ सफाई करने वाली मशीनें हो गई या पुरानी तस्वीरें हो गई या ऐतिहासिक मील के पत्थर हो गए, तो उन सब का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा इस म्यूजियम में। निकर्षण सदन म्यूजियम या ड्रेजिंग म्यूजियम बोल दीजिए। अच्छा, म्यूजियम से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। भारत का पहला रॉक म्यूजियम ये कहां पे खुला है? तो क्या आंसर होगा? हैदराबाद में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय ये कहां पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहां पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये कहां पे खुलेगा? तो तमिलनाडु के तंजावुर में खुलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये कब मनाया जाता है? और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम डेली 10 डेज का रिवीजन करते हैं, तो इसका आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे? 18 मई को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर जिसका नाम दिया है नासो 95 इसको लॉन्च किया है। और उनका दावा है कि ये दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर है और N95 जो मास्क आता है उतना ही ये प्रभावी है, इफेक्टिव है। तो नैनो क्लीन ग्लोबल के अनुसार नासो 95 इस्तेमाल करने वालों की नाक के छेद में ये चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और वायु प्रदूषण को रोकता है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ये किसने बनाया था? आईआईटी रोपड़ ने, जिसका नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां पे लगा था, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। और बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर
अभी किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। और अभी किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट, इसको डेवलप किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और हाँ, आईआईटी से भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनो। भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहां पे बनाएंगे हम लोग? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो आंसर होगा दबंग दिल्ली ने। तो जोगिंदर नरवाल के कप्तानी में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। इस बार ये प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण है और इसे जीत लिया दबंग दिल्ली ने। इससे पहले मतलब 7 सीजन हो चुके हैं। पहला जो सीजन हुआ था वो किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हरा करके। और इससे पहले जो 7वां सीजन हुआ था लास्ट, वो किसने जीता था? बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को हरा करके। और इस बार का दबंग दिल्ली ने जीत लिया है पटना पायरेट्स को हरा करके। तो ये ध्यान रख लेना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में साइबर हमलों में तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा भारत। तो अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र साइबर अपराधियों के द्वारा हमला किए जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो IBM की एक शोधकर्ताओं की टीम ने, रिसर्चर्स ने कहा है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये साइबर हमलों में सबसे अधिक प्रभावित देश रहे हैं। साइबर हमलों में बात करें तो सर्वर एक्सेस जो अटैक हुए हैं वो 20% है। रैंसमवेयर जो कि एक तरह का मालवेयर है, तो उसके थ्रू जो अटैक हुए हैं वो 11% है। और जो डेटा चोरी हुई है वो 10% रही। अच्छा, एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, चलो आप ही से पूछते हैं। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो IBM इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कहां पर एक साइबर केंद्र शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ही पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अच्छा बताओ, 2021 में पिछले साल एक इंडेक्स आया था, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें भारत कौन से स्थान पे था? भारत 10वें स्थान पे था। टॉप पे US था। और इसको जारी किसने किया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। तो ये ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर कॉलेज पूछें तो भोपाल मध्य प्रदेश में कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां पे हिंदी में पढ़ाया जाएगा MBBS। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो गांधी मेडिकल कॉलेज ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां हिंदी में MBBS पढ़ाया जाएगा। या यूं कह दो कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखना। वैसे वर्ल्ड हिंदी डे आप 10 जनवरी को मनाते हो और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हो। और अगर आपसे पूछा जाए अभी हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को। तो अभी डिश टीवी इंडिया ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। वैसे उसके बाद अक्षय कुमार भी बन गए हैं उत्तराखंड के। तो और ऋषभ पंत से एक और पॉइंट याद आएगा आपको कि ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 भी मिला था अभी इनको। बाकी मणिका बत्रा ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, अभी adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने। और दिशा पाटनी ये बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अभी टाटा स्काई का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसको लगा लाला तो लाई झिंगा लाला। तो इसका आंसर दो लाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। बताओ। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में द ग्रेट टेक गेम नाम की बुक को किसने लिखा? अनिरुद्ध सूरी ने। तो भारतीय लेखक है अनिरुद्ध सूरी और अभी इन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। तो इस बुक में बताया गया है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना
कैसे विकसित करनी चाहिए। बाकी चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने अभी बुक लिखी है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। जयंता घोषाल, अभी इन्होंने ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक लिखी। और शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्री नाम की बुक लिखी। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह ने। देखो, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसे कब लॉन्च किया गया था? सन 2016 में। और किस मंत्रालय ने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक सबके पास घर होना चाहिए। और अभी इसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है, मतलब इसके ऊपर, इसकी प्रगति के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी इसके थ्रू। और अभी इसे लॉन्च किया ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2015 को। कहाँ से? बलिया, यूपी से, जिसका उद्देश्य है एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। अभी उज्ज्वला 2.0 भी आई, जिसे अभी लॉन्च किया था 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से? महोबा, यूपी से। इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। और अगर पूछे, सौभाग्य योजना भी न्यूज़ में थी, इसका मतलब होता है सहज बिजली हर घर योजना। इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2017 को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नाम से एक नई मिसाइल का अनावरण किया, उसका परीक्षण किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने अपनी खैबर बस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, मतलब इसकी रेंज कितनी है? 1450 किलोमीटर है। अब बात ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है, करेंसी है तोमान, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईस। अच्छा, भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया? चाबहार बंदरगाह। और अगर पूछे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। और अभी ईरान के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम था अबुल हसन बानी सदर। और अभी ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोखबर, उनका नाम है। और ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सिमॉर्ग है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के अंदर जो भी वन्यजीव हैं उनकी तस्करी को रोकना, उनके अवैध शिकार को रोकना ही उसका मेन उद्देश्य है। और कहाँ पर ये करेंगे? तो मन्नार की खाड़ी में। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और वैसे केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। आप तो मैप में देखिए, ये रहा तमिलनाडु। कैपिटल इसकी क्या है? चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एमके स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। और गवर्नर कौन है? आरएन रवि हैं। यहीं पे आपको मीनाक्षी मंदिर भी मिलेगा। और तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुतुरई बना था। भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये तमिलनाडु में ही खुला था। और अभी तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिले में जो काजुवेली वेटलैंड है, उसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अच्छा बताओ, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता था? तमिलनाडु ने, कर्नाटक को हरा करके। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मिथिलेश तिवारी। तो अभी भजन गायक हैं अनूप जलोटा, उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। और इसे लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। इसमें कैप्टन एडी मानेक के बारे में बताया गया है, जो टैलेंटेड युवाओं को कप्तान बनाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और उनका पूरा परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में इस बुक में बताया गया। बाकी बिल गेट्स, इन्होंने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को लिखा। सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बुक लिखी है, उन्हीं के नाम पे। नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से एक बुक लिखी इन्होंने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा।
इन वीडियोस को आप सपोर्ट करोगे तो हमें भी मदद मिलती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसे इसी तरह से कंटिन्यू रखने में। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, और लाइक करना मत भूलना। और इन सभी क्वेश्चंस का कुछ बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, जहां पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। वहीं पे इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम यूज़ करते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।